अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तैयब आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर है। आज के इस लेक्चर में हम गाइटन के चैप्टर 1 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने तकरीबन हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। पहले चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम ह्यूमन बॉडी के फ्लूइड, होमियोस्टेसिस के प्रोसेस, डिफरेंट ह्यूमन बॉडी के कंट्रोल सिस्टम्स, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से बात करेंगे। गाइटन के चैप्टर 1 के रिमेनिंग पोर्शन के हवाले से बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सेल के हवाले से इंट्रोडक्शन आ जाता है। सेल जो है इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कहते हैं ह्यूमन बॉडी का। एवरेज जो सेल का साइज है हमारे पास वो 100 माइक्रोमीटर होता है। सबसे छोटा सेल हमारी बॉडी में जो पाया जाता है वो रेड ब्लड सेल है, जिसको आरबीसीज भी कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, कह ले कि ये ए न्यूक्लियस सेल होता है। उसके बाद हमारे पास जो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में वो ओवम होता है, जो जिसको फीमेल गमेट भी कहा जाता है। गाइटन के 14th एडिशन के मुताबिक हमारी बॉडी में टोटल 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद है और इन 100 ट्रिलियन में से 25 ट्रिलियन जो है वो आरबीसीज है और 75 जो है वो दूसरे सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स जो हैं ये हमने पहले भी बात की थी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी की है कि सेल्स हमारी जो है वो मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज हैं वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके हमारे पास सिस्टम्स बनाते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स मिलके हमारी पूरी बॉडी बना रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन 75 या 100 ट्रिलियन सेल्स की, तो जो हमारे जितने भी सेल्स हैं ये हर टाइप के जो सेल्स हैं, अगर हम कह लें कि डिफरेंट टाइप्स बना रहे हैं, जिस तरह हमारे पास आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, ये मतलब डिफरेंट हम टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं सेल्स को। तो जो टाइप्स के अंदर सेल्स आ रहे हैं उनकी जो नेचर है वो आपस में मिलती जुलती होगी, लेकिन वो दूसरे सेल्स से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे। उनका फंक्शन जो है उसके लिहाज से अगर हम उनकी बात करें तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाने में, जबकि रीनल्स जो हमारे सेल्स हैं वो हमारे किडनीज के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो डिफरेंट जो हमारे सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स में आगे अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और हर टाइप जो है वो डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रही होती है। फर्दर हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक आ जाता है ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स के हवाले से। अगर हम ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी जो है वो 60% जो है तकरीबन वो फ्लूइड मटेरियल जो है उस पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा ये जो फ्लूइड है ये वेरी करता है डिफरेंट सेल्स के अंदर, डिफरेंट अमाउंट में पाया जाता है। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं उनके अंदर ये परसेंटेज कम होती है फ्लूइड की, और कुछ हमारे सेल्स हैं बॉडी के उनके अंदर इस फ्लूइड की परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिनमें हमारे पास फैटी टिश्यूज आते हैं उनमें पानी की मिकदार जो है या फ्लूइड कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, जबकि हमारे न्यूरल सेल्स या किडनी सेल्स हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट जो है या फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह ये फ्लूइड कंटेंट जो है ये हमारी वेरी करते रहते हैं एज के साथ, जेंडर के साथ। इसके अलावा हमारी जो वाटर इनटेक है जिसको हम हाइड्रेशन कहते हैं उस पर भी ये डिपेंड करती है। हाइड्रेशन का मतलब है कि जितना हम पानी पीते जाएंगे ज़्यादा उतना हमारी बॉडी में फ्लूइड कंटेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। जितना हम जो है वो पानी की मिकदार को कम यूज़ करेंगे, कम वाटर इनटेक करेंगे, हमारी हाइड्रेशन जो है बॉडी की वो कम होती जाएगी। इसी तरह जो है फर्दर हम बात करें तो हमारा जो फ्लूइड है वो मोस्टली इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, मतलब सेल्स जो हैं उनकी बाउंड्री के अंदर हमारे पास सेल्स मौजूद वाटर मौजूद होता है। और जो हमारा 1/3 है, कह लें कि तीसरा हिस्सा जो पानी है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पर मुश्तमिल होता है, जो कि सेल्स बाउंड्री के बाहर पड़ा होता है। इस पिक्चर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास अगर हम पूरे बॉडी के फ्लूइड को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 2 हिस्से जो हैं वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, जबकि एक हिस्सा उसमें से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पर मुश्तमिल होता है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, कह लें कि हमारी सेल्स की आउटर बाउंड्री।
इसके अंदर वाली साइड पे जो फ्लूइड मौजूद होगा उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे या ICF, और जो इस सेल बाउंड्री के बाहर फ्लूइड मौजूद होगा उसको हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या ECF कहेंगे। फ्लूइड की कैटेगराइजेशन हम इस फ्लो शीट डायग्राम से जो है वो वाजिया कर सकते हैं। फर्ज करें कि एक 70 kg का मेल आपके पास आया तो उसकी बॉडी का जो 60% है वो हमारा फ्लूइड कंटेंट पे मुश्तमिल है। हम कह सकते हैं कि 70 kg पर्सन के अंदर, मेल के अंदर खासकर 42 लीटर जो है वो हमारे पास वाटर मौजूद होता है। इस 42 लीटर में से 2 हिस्से जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड पर मुश्तमिल है, जबकि एक हिस्सा जो है इसका वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पर मुश्तमिल है। ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है इसको हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। जितना भी हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे फ्लूइड मौजूद होगा उसको हम ECF में काउंट करेंगे। ये जो सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे हमारे पास फ्लूइड मौजूद है ये या तो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर रहा होगा या ब्लड वेसल्स के बाहर सेल्स के दरमियान छोटी छोटी स्पेसेस में मौजूद होगा। अब अगर ये फ्लूइड जो है हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर रहा है तो इसको हम कहेंगे इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, जो कि हमारा ब्लड की शक्ल में मूव कर रहा होता है। और अगर ये ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं कर रहा और सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री जो होती है सेल की उससे भी बाहर मौजूद है तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड है। ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लेकिन ये ब्लड वेसल से बाहर मौजूद है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड है। अब ये एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड जो है ये आगे 2 कैटेगरीज में हम इसको बनाते हैं, डिवाइड करते हैं। कुछ जो है वो हमारी सेल्स के साथ जो स्पेसीज होती हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल स्पेसीज कहते हैं, कुछ फ्लूइड उनके अंदर पड़ा होता है और कुछ जो है वो हमारे पास ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म के एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड के हवाले से। ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो है ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है और इसके अंदर जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स आते हैं उसमें हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड्स जो कि हमारी जॉइंट स्पेसेस में पाए जाते हैं, ओक्यूलर फ्लूइड्स जो कि हमारी आंख के अंदर पाया जाता है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि हमारे ब्रेन के अंदर मूव कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास ब्लैडर के अंदर जो यूरिन मौजूद होता है उसको भी हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड में काउंट करते हैं। ट्रांससेलुलर फ्लूइड बेसिकली ऐसा फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर मौजूद होता है। इसके अलावा ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर भी नहीं होता और एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड में हम इसको काउंट करते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर भी मौजूद नहीं होता। बेसिकली ये ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारा एपिथेलियल सेल्स से जो बनी हुई लाइनिंग है उनके अंदर जो खाली स्पेसेस होती हैं उनके अंदर मौजूद होता है। ये एक टेबल है, इसमें बेसिकली हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर हम पहले बात कर चुके हैं कि डिफरेंट कंसंट्रेशन में वाटर मौजूद होता है। तो हमारे जो ब्रेन, किडनीज वगैरह हैं इनके सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है। इसके अलावा स्किन में जो है वो कम होता है और इसके बाद हमारे पास फैटी टिश्यूज आते हैं उनके अंदर सबसे कम हमारे पास वाटर कंटेंट जो है वो मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ICF और ECF का डिफरेंस। हम बात कर चुके हैं कि ECF बेसिकली वो फ्लूइड है जो हमारे सेल बाउंड्री के बाहर मौजूद है, ख्वाह वो हमारी वेसल्स के अंदर है, ख्वाह वो हमारी इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर है, ख्वाह वो हमारी एपिथेलियल लाइनिंग की स्पेसेस के अंदर है। जबकि ICF जो है वो ऐसा फ्लूइड है जो हमारी सेल बाउंड्री के अंदर मौजूद है। ICF के अंदर हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फेट आयंस वगैरह जो है ये ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं। जबकि ECF के अंदर हमारे पास गैसेस, बाइकार्बोनेट्स, सोडियम क्लोराइड आयंस, अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज हमारे पास सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं जबकि हमारे ECF में सेल ऑर्गेनेलिज बिल्कुल नहीं होते। ये एक डायग्राम है, इसमें भी जो है वो चीजें बताई गई हैं कि ICF जो है ये हमारा सेल के अंदर मौजूद है जबकि ECF जो है वो सेल बाउंड्री के बाहर मौजूद है और जो हमारा इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है वो हमारा वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस जो है ये बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हमारी बॉडी अपनी फिजियोलॉजी को नॉर्मल स्टेट में रखने की कोशिश करती है और उन कंडीशन में रखने की कोशिश करती है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बेस्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ECF ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, या तो ये हमारी मेन ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता रहता है या फिर ये सेलुलर लेवल पे जाके कैपिलरीज के थ्रू जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। इसको समझने के लिए आप इन पिक्चर्स को भी देख सकते हैं कि या तो ये हमारी मेन सर्कुलेशन सिस्टम जो हमारी मेन वेसल्स हैं, आर्टरीज
और वेन्स उनके अंदर मूव करता रहता है ब्लड, जो कि हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। या फिर ये क्या करता है, कैपिलरीज हैं वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो है वो एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। या तो वो मूव कर लेता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, या ब्लड वेसल्स से फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जो है वो परमेबिलिटी की वजह से निकलता रहता है। और इस तरह ये फ्लूइड जो है हमारा जितना भी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। एवरेज जो सर्कुलेशन है हमारी रेस्ट पे वो 1 मिनट में 1 सर्कुलेशन हो जाती है ब्लड की, आमतौर पे जो कंसीडर किया जाता है। जबकि जब हम एक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करते हैं, तो हमारी सर्कुलेशन जो है वो तेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, वो तेजी के साथ मूव करता है और उसकी जो रेशियो है वो 6 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि ECF के अंदर हमने बात की है कि डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें गैसेस, अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और सोडियम क्लोराइड वगैरह मौजूद होते हैं। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि ये ECF में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं, गैसेस वगैरह आती हैं, वो कहाँ से आती हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इनकी डिटेल जो है हम यूनिट वाइज जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जैसा कि हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास जो ब्रीदिंग सिस्टम है हमारा वो आ जाता है। इसमें हमारे पास लंग्स वगैरह आते हैं, तो लंग्स के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे लंग्स के अंदर जो है वो मिलियंस की तादाद में मौजूद होते हैं। ये एल्वुलाई इतने थिन होते हैं कि इनके पास से जब कैपिलरीज गुजरती हैं तो ये ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो एल्वुलाई के अंदर हम बाहर से एयर के जरिए इनहेल करते हैं एयर से ऑक्सीजन, उसको ये एल्वुलाई के जरिए हम अब्सॉर्ब करवा देते हैं अपनी ब्लड वेसल्स में, जो कि कैपिलरीज हमारी एल्वुलाई के पास से गुजरती हैं। तो इस तरह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है एल्वुलर लेवल पे, और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती रहती है। एल्वुलर मेम्ब्रेन जो कि एल्वुलाई के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, उसकी थिकनेस की हम बात करें तो वो 0.4 से 2 जो है माइक्रोमीटर तक हमारे पास उसकी थिकनेस होती है, कहने कि बहुत ज़्यादा थिन होती है ये लेयर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हवाले से हम बात करें तो ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके हवाले से हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो फूड जो हम खाते हैं उसको GIT सिस्टम जो है वो हमारा डाइजेस्ट करता है। उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, उसको अब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड में, और ब्लड के जरिए उसको बॉडी के उस हिस्से में पहुंचा दिया जाता है जहां पे उसकी ज़रूरत होती है, और वहाँ से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है वो निकल जाता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वहाँ से हमारे सेल्स को जहाँ चाहिए होता है वो अपने अंदर उसको अब्सॉर्ब करवा लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास लीवर और दूसरे ऑर्गन्स जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, लीवर का मेनली काम होता है कि ये हमारी मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मज़ीद मॉडिफाई करता है, उनके अंदर कोई टॉक्सिसिटी है तो उसको कम करने की कोशिश करता है या उसको कम करने में हेल्प करता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी को वर्क करने में हेल्प करता है, डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स परफॉर्म करने में हेल्प करता है, काम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसमें भी हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो काम करता है। इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। कह लें कि इंट्रोडक्शन है, इसमें डिफरेंट हमारी बॉडी के कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इन रेगुलेशन सिस्टम में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो हमारा नर्वस सिस्टम है। उसके बाद हमारे हार्मोनल सिस्टम्स हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आ जाते हैं, और दूसरा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारे पास डिफरेंट नर्व्स आ जाती हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट एरियाज में सप्लाई देती हैं। ये नर्व फाइबर्स या नर्व्स हमारी न्यूरॉन्स से मिलकर बनती हैं। ये नर्व फाइबर्स कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हायर सेंटर्स बनाती हैं, कुछ जो है वो हमारी मोटर आउटपुट के तौर पे काम करती हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं, वो सेंसरी इनपुट के जरिए या सेंसरी फाइबर्स के जरिए जो है हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो उसको प्रोसेस करते हैं हायर सेंटर्स की मदद से, और उसके बाद हायर सेंटर्स जो हैं मुतल्लिका सिस्टम को मोटर आउटपुट या मोटर फाइबर्स के जरिए आगाह करते हैं कि इस पे ये एक्शन लिया जाए। उसके बाद हमारे पास आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है। ये ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हमारा खुदकार तरीके से जो है वो काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, डिफरेंट किस्म की सक्रीशंस हैं, GIT की मूवमेंट्स हैं, ये सारी की सारी जो है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम
सिस्टम के जरिए खुद ब खुद कंट्रोल होती हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास मेन जो सिस्टम है रेगुलेशन सिस्टम, वो है हमारे हार्मोन्स के हवाले से। ये बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से हम इसमें डिस्कस करते हैं। डिफरेंट किस्म के हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं और वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, और ये डायरेक्टली लिंक होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के साथ जो इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है इन ग्लैंड्स को। ये सेक्रीशंस जो हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ये ECF में जाती हैं, ब्लड के थ्रू मूव करती हैं और ECF में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाती हैं। वहाँ से ये हमारे सेल्स के अंदर अब्सॉर्ब होती हैं और हमारे सेल की केमिकल एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन है कुछ ग्लैंड्स के हवाले से कि ये ग्लैंड्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। इसमें हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, ये केमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है बॉडी में। इंसुलिन है, ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है BSR, इसका मतलब है ब्लड शुगर रेंज। एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन है, उसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन है। एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन जो है ये रीनल ग्लैंड्स के हवाले से है, ये सोडियम, पोटेशियम और हमारी प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये बोन के अंदर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन और फास्फेट ग्रुप्स की अब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट किस्म की केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनकी जो एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि हमारी बॉडी में रहेंगी तो नुकसान पहुंचाएंगी, उनको बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। तो डिफरेंट किस्म के हमारे सिस्टम्स हैं जो रिमूव करते हैं उन मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स को। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स जो हैं ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, जबकि ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास किडनीज आती हैं। किडनीज क्या करती हैं कि ये टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर मूव कर रही होती हैं, जिनमें हमारे पास यूरिया है, यूरिक एसिड वगैरह है, या डिफरेंट किस्म की आयंस की कंसंट्रेशन जो बढ़ रही होती है बॉडी में, उसको किडनीज फिल्टर करती हैं ब्लड से और बॉडी से यूरिन के जरिए एक्सक्रीट करवा देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है GIT सिस्टम, जो जैसा कि हमने पीछे बात की कि GIT सिस्टम क्या करता है कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही हमारी फूड डाइजेस्ट होती है तो फूड की डाइजेशन से, फूड की फर्मेंटेशन से डिफरेंट किस्म के कह लें कि हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आती हैं इनमें हमारे पास फीसिस पैदा होते हैं, तो फीसिस को हम बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी एक मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है जिसको हम वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं फीसिस के जरिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लीवर। लीवर क्या करता है कि हमने पहले ही बात की कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है डिफरेंट किस्म के टॉक्सिक मटेरियल की जो कि बॉडी के अंदर पैदा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो कोई ड्रग लेते हैं जिसकी जो है वो कह लें कि केमिकल एक्टिविटी जो है हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल जो है इंक्रीज कर सकती है, तो हमारा लिवर जो है उस ड्रग जो है खास जो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है उसको डिटॉक्सिफाई करता है और उस ड्रग को फीसिस के जरिए रिमूव करने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी आ जाता है। इसमें हमारे पास इम्यून सिस्टम आता है जो हमारी बॉडी को डिफरेंट किस्म के पैथोजेंस, ऐसे बैक्टीरिया या वायरस या डिफरेंट सब्सटेंसेस जो फॉरेन मटेरियल्स के तौर पे हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और बीमारियां पैदा कर सकते हैं, ये सिस्टम बेसिकली हमें उन चीज़ों से बचा रहा होता है और एज अ शील्ड काम करता है। इसमें हमारे पास WBCs, उसके ड्राइव्ड सेल्स, थाइमस ग्लैंड और लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये शामिल है। ये सब मिलके जो है पैथोजन जो भी हमारी बॉडी में एंटर होता है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या कोई बीमारी पैदा कर सकता है उसको रोकने में मदद करते हैं या किल करने में हेल्प करते हैं। ये जो हमारा सिस्टम है इम्यून सिस्टम, ये बेसिकली उस फॉरेन मटेरियल को फैगोसाइटोस कर देता है, इंगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं ये सेल्स, या फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं जो कि उस खास पैथोजन के अगेंस्ट बनती हैं और उसको किल करने में हेल्प करती हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम में हमारे पास दूसरा सिस्टम जो आता है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में बेसिकली हम स्किन के हवाले से बात करते हैं। स्किन जो है ये हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और आउटर सरफेस बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये एज अ बैरियर या बाउंड्री काम करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट के दरमियान। इसके अलावा ये सिस्टम हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी करता है। डिफरेंट किस्म की वेस्ट को बॉडी से निकालने में भी हेल्प करता है थ्रू स्वेटिंग ग्लैंड्स। इसके अलावा 12 से 15% एक अडल्ट ह्यूमन में हमारी बॉडी का वेट बनाने में भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम रोल प्ले करता है। इसके अलावा विटामिन डी की प्रोडक्शन में भी ये सिस्टम हमारी बॉडी में हेल्प कर रहा होता है। कोई भी पैथोजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब बॉडी में एंटर होने लगता है तो वो सबसे पहले इंटेगुमेंट्री सिस्टम के साथ ही कांटेक्ट में आता है। या तो वो वहीं से वॉश आउट कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है या फिर वो हमारी बॉडी में स्किन के जरिए एंटर हो सकता है। इसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन आता है। ये बेसिकली ऐसा सिस्टम है जिसमें पुराने सेल्स को बॉडी से निकाल दिया जाता है। ऐसे सेल्स जो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकते, हमारी बॉडी उन सेल्स को खुदकार तरीके से खुद ही बॉडी से खत्म करने लग जाती है और नए सेल्स बनाती रहती है। हमारा ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है, इसलिए हम होम्योस्टेसिस के फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।